अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 15। इससे प्रीवियस 14 लेक्चर्स में हमने सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग 2 या 4 टॉपिक्स हैं वो हमारे ग्रेविटेशन के अंडर आते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर आपके पास अलग से कोर्स में इंक्लूड नहीं है, उसके आपके 2 या 3 टॉपिक्स हैं सिर्फ जो उन्होंने इसी चैप्टर में डाले हुए हैं। जैसे एक टॉपिक आपका सैटेलाइट्स का है जिसमें आप देखोगे जीपीएस के बारे में बताया हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में बताया हुआ है, सिमिलरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में बताया हुआ है, या आपके पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में किस रफ्तार से मूव कर रही है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। या अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें बच्चे हमारे पास ग्रेविटेशन की हेडिंग में आती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमने डिस्कस करना है रिमेनिंग 2 या 4 लेक्चर्स में। अच्छा, अब इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले 2 लेक्चर जो होंगे, लेक्चर 15 और लेक्चर 16। 15 में आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब आप नोट करो, एग्जामिनर की चालाकी देखो, मैं आज की क्लास में आपको 2 से 3 ई कैट एमडी कैट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्टली आपके पेपर में आए हुए हैं। हालांकि ये टॉपिक आपके कोर्स में डायरेक्ट नहीं है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अभी आपके पास डायरेक्टली इस हेडिंग से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए भी और अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए भी ये सब चीजें जो हम लेक्चर 15 में पढ़ेंगे और लेक्चर 16 में वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी पढ़ेंगे, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि ये टॉपिक कहां से आया, अगला टॉपिक कहां से आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे सैटेलाइट और अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे। हेडिंग लगा लो अपने पास, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। आपके इंटरेस्ट के लिए ये वही लॉ है मेरा बेटा जो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी ना कि न्यूटन के सर के ऊपर एक सेब गिर गया था और उसने ग्रेविटी का फिनोमेना डिस्कवर किया। तो ये वही लॉ है जो उसने डिस्कवर किया था, जिसके बाद ये पूरी फिजिक्स बनी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। चलो अब देखो इधर, भैया न्यूटन साहब क्या कहते हैं अपने लॉ के अंदर पहले समझना फिर लिखवा देता हूं। न्यूटन साहब अपने लॉ में ये कहते हैं, दुनिया में हर 2 ऑब्जेक्ट्स, हर 2 बॉडीज के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। यानी कि हर 2 बॉडीज एक दूसरे को खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं विद अ फोर्स। और जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन F इक्वल्स GM1M2 डिवाइडेड बाय R²। क्या बोला मैंने भाई, फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनो, गौर से सुनो। जो सवाल आपके दिल दिमाग फेफड़े में आएंगे वो मैं खुद ही उनका आंसर कर दूंगा अभी। न्यूटन ने कहा दुनिया में हर 2 ऑब्जेक्ट्स, पहले वाले का मास मान लो m1, दूसरे वाले का मास मान लो m2, इनके दरमियान का डिस्टेंस r। दुनिया में हर 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स से जो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे बिलाल एक ऑब्जेक्ट है, ये व्हाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है। व्हाइट बोर्ड बिलाल व्हाइट बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस फोर्स से। ये कैमरा जो मोबाइल का है, ये मोबाइल जो है एक ऑब्जेक्ट, बिलाल एक ऑब्जेक्ट। मोबाइल बिलाल को और बिलाल मोबाइल को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इस फोर्स से। अब यहां पे ना बच्चे के जहन में पहला क्वेश्चन ये आता है, सर इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा है और एक व्हाइट बोर्ड है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे विद अ सर्टेन फोर्स, तो होना तो ये चाहिए कि जैसे मैं चल रहा हूं, चलते चलते मैं व्हाइट बोर्ड में घुस जाऊं ऐसे जाके, या आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, बराबर में एक गाड़ी खड़ी हुई है, आप चलते चलते खुद ही गाड़ी से चिपक जाओ या गाड़ी आपसे चिपक जाए आगे। ऐसा तो नहीं होता। पॉइंट समझ आ रहा है? कभी आपने ऐसा नोट तो नहीं किया? अगर ऐसा हो रहा है तो चेक करना पोलियो के कतरों का मसला होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप चलते चलते खुद ही व्हाइट बोर्ड में चले जाओ या पिलर के साथ लग जाओ जाके। इसका भी आंसर करेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन साहब। न्यूटन ने कहा दुनिया में जो भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस फोर्स से। अब इस फोर्स के हवाले से 3 बातें जहन में रख लें। पहले यहां डिजाइन कर लें 2 ऑब्जेक्ट। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम A है, इससे कुछ फासले पे एक और ऑब्जेक्ट जिसका नाम B है। इन दोनों के दरमियान का जो फासला है दैट इज R। अच्छा
ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर यहां कहीं पे होगा, बी ऑब्जेक्ट का सेंटर यहां कहीं पे होगा, और मैंने क्या किया यहां पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो दोनों के सेंटर से पास होती हुई जा रही है। इसको हम कहेंगे, गौर से सुनना क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ बॉडीज, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडीज। ठीक है, अब सुनो, न्यूटन ने कहा एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स attract each other with a force that is directly proportional to the product of masses। जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इसका मास m1, इसका मास m2, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों के सेंटर के दरमियान में, इन दोनों के, ये सेंटर से लिया हुआ है डिस्टेंस, मैंने ध्यान में रखना, कहां से लिया हुआ है डिस्टेंस, सेंटर से। इन दोनों के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। साथ ही साथ एक और चीज, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन, दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज। इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, मतलब ए बी पे जो फोर्स लगाएगा और बी ए पे जो फोर्स लगाएगा ये इस लाइन के अलोंग होगी, इस लाइन के सीध में होगी, इस लाइन के अलोंग होगी जो इन दोनों के सेंटर को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। पॉइंट समझ में आ गया, स्टेटमेंट क्लियर है। एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब हजम भी होगा, समझ भी आएगा, आहिस्ता आहिस्ता देखो। अब बच्चे ये जी क्या चीज है, सर ये जी क्या है भाई, मेरा बेटा ये जी जो है, दिस जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको आप कहते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आ रहा है। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक ही रहती है, कहीं पर भी कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं जो डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग जब अपनी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आप ऐसे रेट इक्वेशन बनाते हो, dx/dt इक्वल्स k कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। इसमें जो बच्चे ये आपका A होता है ये रेट कांस्टेंट होता है। अब ये रेट कांस्टेंट खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी तरह जब आप फिजिक्स में स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ते हो उसको भी K से शो करते हैं, न्यूटन पर मीटर जिसका यूनिट होता है, वो रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग कितना रिजिड है, कितना ठोस है, कितना हार्ड है, उसे दबा पाना कितना मुश्किल है, ये चीज K का वैल्यू डिफाइन कर रहा होता है। और आसान जबान में दुनिया में सारे स्प्रिंग एक जितने रिजिड नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपके घर में जो सोफा लगाए ना जिसपे आप कूदते हो, कुदकड़े लगाते हो, उसमें भी स्प्रिंग है। आपके बॉल पॉइंट में जो उसको ऊपर नीचे करता है वो भी स्प्रिंग है। क्या दोनों एक जितने हार्ड है? नहीं। आपकी गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर है वो भी स्प्रिंग है। क्या सब एक जितने हार्ड है? नहीं। ये चीज स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करती है। ठीक है, तो हर कांस्टेंट किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम होती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में 6.673 पावर -11। अगर यूनिट निकालेंगे तो भैया यहां पे इसको अकेला कर देते हैं तो जनाब G विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर अपॉन में आ गया M1 इंटू M2। यूनिट निकालें यहां से। अब F की यूनिट क्या है? न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट मीटर। SI में चल रहे हैं भैया, ध्यान में रखना। M1 मास, M2 भी मास, तो पहला वाला मास किलोग्राम, दूसरा वाला मास भी किलोग्राम, तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सही है। अब यहां से डायमेंशन भी निकाल लें। अगर कैपिटल G की डायमेंशन निकालनी हो, न्यूटन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? MLT-2 जो फोर्स की डायमेंशन होती है, मीटर स्क्वायर की डायमेंशन L स्क्वायर, और किलोग्राम की डायमेंशन M, और चूंकि दो बार लिखा है तो स्क्वायर आ गया। एक M से एक M मर गया, ये वाला M ऊपर जाएगा तो क्या बनता है? M पावर -1, ये L स्क्वायर, तो क्या बन गया? L क्यूब T टू दी पावर -2। सही हो गया, ये इसकी डायमेंशन आ गई, यूनिट भी हो गया। समझ आती है बात क्या हमें यहां तक अच्छे से? अच्छा, मजीद इसके अंदर क्या क्या बातें हैं? ये वाली जो फोर्स है जहन में रखेंगे, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, कौन सी वाली फोर्स? इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो न्यूटन का लॉ है ना
ये हमेशा कौन सी फोर्स की बात करता है? अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स की बात करता है। सर ये बात क्यों लिखवाई? आगे चल के ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 का पहला चैप्टर माना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप देखोगे कि जो कूलम की फोर्स है वो भी इसी तरह से आती है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। तो वहां पे हम इन दोनों का डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। तो वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, लेकिन ये फोर्स हमेशा क्या होगी? अट्रैक्टिव। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपके जहन में आ रहा होगा जब से, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं हूं और व्हाइट बोर्ड है, अगर हम दोनों के दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है तो फिर मैं इसके साथ चिपक क्यों नहीं जाता, या ये आके मेरे साथ क्यों नहीं लग जाता, या अगर इस व्हाइट बोर्ड को मैंने ऐसे दीवार पे रखा तो मुझे कीलें क्यों लगानी पड़ी इसे होल्ड करने के लिए? भाई अगर फोर्स थी तो वैसे ही चिपक जाता। इसलिए कि मेरा बेटे जो कैपिटल जी है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूले में आ रहा है, इसकी जरा वैल्यू देखना। 10 की पावर में क्या आ रहा है? -11। 10 की पावर -11। -11 का मतलब क्या है? जैसे ये है 10 की पावर -11, अगर ये ऐसे लिखा है ना 1 × 10 पावर -11, इसका मतलब है अगर डेसिमल यहां है तो 1 2 3 ऐसे कितने प्लेस पीछे जाएंगे? 11 प्लेसेस पीछे जाएंगे। ये एक मजीद 10 प्लेसेस पीछे, तो 0 पॉइंट के बाद 10 11 जीरोज आ रहे हैं, फिर 1 आ रहा है। इतनी छोटी वैल्यू है, मतलब 0.0000 इतनी छोटी वैल्यू है कैपिटल जी की। पॉइंट समझ आ रहा है? इतनी छोटी वैल्यू है ये वाली। तो अब होता क्या है, अब आप नोट करो, मेरा मास कितना होगा? 80 किलोग्राम, ठीक है 80। व्हाइट बोर्ड का मास कितना होगा? 10 किलोग्राम, ज्यादा ही बता रहा हूं, 10 किलो होगा। अगर आप यहां रखोगे, हम दोनों के दरमियान का फासला मान लो 1 मीटर, 80 10 1 मीटर, ये इतनी छोटी फोर्स आ रही है जो कि नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। पॉइंट समझ में आ गया? डेली रूटीन में जो आप दो ऑब्जेक्ट्स देखते हो उनका मास कितना होगा? 1000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम, 1,00,000 किलोग्राम, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 1,00,000 किलोग्राम भी अगर आप यहां रखोगे ना इस जगह पे एक का मास 1 किलोग्राम, 1,00,000 किलोग्राम, एक का मास सिर्फ ये, तो 10 पावर 5 बनेगा, 10 पावर 6 बन जाएगा। वो क्या है? 10 पावर -11। तो 10 की पावर -6 भी अगर बचेगा कैंसिल करने के बाद, तो 10 पावर -6 का मतलब भी क्या? 0 पॉइंट के बाद 4 पॉइंट जीरो फिर, तो इतनी छोटी वैल्यू है जो कि फर्क नहीं पड़ता। तो सर पे पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि आगे हमने सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्लैनेटरी मोशन को डिस्कस करना है। तो जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ को सन के इर्द गिर्द घूमने के लिए एक ऑर्बिट में रखने वाली फोर्स यही वाली है। अब अर्थ का मास 1,00,000 या 2,00,000 किलोग्राम नहीं है, अर्थ का मास आज की क्लास में हम निकालेंगे भी, अर्थ का मास है 10 की पावर 24 किलोग्राम। सन का मास, वो आपको होमवर्क दूंगा मैं करने के लिए, वो 10 की पावर 30 किलोग्राम पे जाता है। तो जो प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, मून अर्थ के इर्द गिर्द कर रहा है, इन सब की जो फोर्स है वो यहीं से आती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चलो जल्दी से हम रिवाइज कर दूं मैं, अब तक हमने क्या बातें पढ़ ली। हमने कहा, हमसे मुराद न्यूटन साहब ने कहा, दुनिया में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन F = G m1 m2 r स्क्वायर। जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज। जो लाइन इन दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करती हुई जाएगी, इसी के अलोंग एक्ट करती है, इस लाइन के ऊपर ही एक्ट कर रही होती है। ये डायरेक्शन उल्टा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि भैया अट्रैक्शन वाली फोर्स है, तो बी जो है वो ए को ऐसे खींच रहा होगा, ये बी जो है ए को ऐसे खींच रहा होगा, ए बी को ऐसे खींच रहा होगा, यानी कि ये है दिस इज फोर्स बाय बी ऑन ए। एफ बी ए से क्या मुराद है? आगे मैं पूरे टॉपिक में जहां कहीं पे भी ऐसे लिखूंगा ना, इसका मतलब है पहले मैं लिख रहा हूं बाय, उसके बाद लिख रहा हूं फ्रॉम। फोर्स बाय बी ऑन ए, कौन लगा रहा है? बी। किस पर लग रही है? ए पे। खुद सोचो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो बी आप हो, ए कोई दूसरा बंदा है, ये डायरेक्शन अभी समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है। बी आप हो, ए दूसरा बंदा है, आप अट्रैक्टिव फोर्स लगानी है तो दो ही तरीके से आप फोर्स लगा सकते हो, या तो ऐसे घसीटो या ऐसे धक्का दे दो। अब इसमें से अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है? यकीनन ऐसे वाली, तो ये बी की फोर्स है। यही तो पढ़ा है अभी आपने, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। बी ए पे लगा रहा है, ए बी पे लगा रहा है, तो मैंने कहा एफ बी ए, फोर्स बाय बी ऑन ए। इसे उल्टा भी लिखा जा सकता है कि पहले आप वो लिख दो जिस पर फोर्स लग रही है, बाद में वो लिख दो जो फोर्स लगा रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं इस तरह लिख रहा हूं, फोर्स बाय बी ऑन ए, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, इस तरह से बी ए को ऐसे खींच रहा है। अब ये वाली फोर्स कौन सी हो गई? ये वाली फोर्स कौन सी हो गई? एफ ए बी, फोर्स बाय ए ऑन बी। ये
बी को खींच रहा है, ए बी को खींच रहा है, इसलिए डायरेक्शन एक ही तरफ है, क्योंकि ए बी को खींचेगा तो अपने पास बुलाएगा, बी ए को खींचेगा तो अपने पास बुलाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी मजीद बात भी हमने करनी है। फिर हमने कहा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। फिर हमने इसकी यूनिट देख ली, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में डायमेंशन हमने इसकी देख ली। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ये फोर्स हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। एक और बात हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो जहन में रखेंगे ये जो ग्रेविटेशन वाली फोर्स है, इसको आप एफ जी से भी शो करते हो अक्सर, ये जो ग्रेविटेशन वाली फोर्स है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जिसके अंदर ये फोर्स एक्ट करती है, वो कैसी फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। यानी कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, या नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ विल बी जीरो। सब बातें नोट कर ली अच्छे से, कॉपी कर लो। एक सवाल करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, यहां से हम एक और चीज समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अभी मजीद भी आगे आता जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 किलोग्राम, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनका मास भी 1 किलोग्राम। ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर है। एक ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या है, 1 किलोग्राम का। दोनों के सेंटर के दरमियान का फासला कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपको बोला जा रहा है इनके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन की अट्रैक्शन वाली फोर्स कैलकुलेट करें। तो भैया आपको पता है अगर हम यहां डिजाइन कर लें, ये मान लेते हैं मेरे पास ए ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं मेरा बेटा मेरे पास बी ऑब्जेक्ट है। इनके सेंटर्स के दरमियान का फासला, ये सेंटर है, सेंटर के दरमियान का फासला कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे फोर्स निकालनी है। ए जो है ये बी पे फोर्स लगा रहा है, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। देखो फिर समझना, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको किस तरह से समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई पहले उसको लिखेंगे जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है। इससे परेशान नहीं होना अगर किताब में उल्टा भी लिखा हुआ है, डजेंट मैटर। ठीक है, किसी भी एक नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, नाम से क्या होता है। ठीक है, जिस पर लग रही है, जिस पर फोर्स लग रही है, मैं इसे फॉलो कर रहा हूं। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। किस पर लग रही है, बी पे, तो ए बी को ऐसे खींचेगा, ए बी को ऐसे खींचेगा। दूसरी बात नोट करना, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा लगाने वाली साइड से तायुन करेंगे। तायुन का मतलब है डिफाइन करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लगाने वाली साइड से करेंगे। देखो एक ऑब्जेक्ट सामने रुका हुआ है, मैं उसे अपनी तरफ खींचता हूं तो ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आएगा, इधर आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो डायरेक्शन हमेशा लगाने वाली साइड से आप डिफाइन करोगे। तो जब ए बी को फोर्स लगा रहा है, जब ए बी पे लगा रहा है तो ऐसे आएगा, जब बी ए पे लगा रहा है तो ऐसे करेगा। समझ आ गई, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। सेट हो गया। अच्छा, अब आपको ये वाली फोर्सेज निकालनी है। ठीक है भैया, अब अगर मैं फोर्स निकालता हूं F इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से, जी का वैल्यू 6.673 पावर माइनस 11। ठीक है, अरे भैया इसको नीचे लिख देते हैं। F इक्वल्स जी 6.673 पावर माइनस 11। आपके पास m1 कितना है भाई, 1 किलोग्राम, m2 कितना है, 1 किलोग्राम। आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो क्या बनता है 1/10 मीटर या 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जनाब ये आता है 6.673 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया ना, 1 1 सा 1 हो गया। 1/10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 100 का मतलब क्या हो गया, 10 पावर 2। इसको ऊपर ले आएंगे तो 10 पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनता है 6.673 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 2। सर माइनस क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि मेरा बेटा ये नीचे से ऊपर आया लेकिन ये पलट कर आया है। समझना, अगर ऐसे होता है ना 1/10 पावर y, और इस 10 पावर y को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस y। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/1/10 पावर y, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये बेसिकली डिवीजन पलट रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। सीखा होगा ना आपने ये चीज, ठीक है। तो ये काम हुआ है, ऐसे पलट के ऊपर आ गया। सिंप्लीफाई कर लिया, बेसिस सेम है तो मैंने पावर्स को ऐड कर लिया। 6.673
पावर -9 न्यूटन। अब ये फोर्स आ गई। अब ये फोर्स किसकी आई है, ए की बी पर या बी की ए पे? तो यहां पे एक और पॉइंट अपने पास नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट नोट करना? ए बी पे जितनी ताकत लगाता है, बी ए पे उतनी ही ताकत लगाता है। इसी वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसे हम कहते हैं ये म्यूचुअल फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? म्यूचुअल फोर्स होती है। यहां से साबित भी हो गया, जो आपके पास ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा, जो बी ए पे फोर्स लगाएगा, चाहो फिर निकाल के देख लो भाई, ये मास ए का था या बी का था? ए का मास भी 1, बी का मास भी 1, पलट के रखोगे तो भी यहां आएगा। सर ये तो मासेस आपने सेम लिए थे इसलिए सेम आ रही है। नहीं मेरे बच्चे, आप एक का मास 10 ले लो, एक का मास 1 ले लो। जब आप यहां पे 10 रखोगे, यहां 1 रखोगे, तब भी 10 1 10 आएगा। जब यहां 10 रखोगे, यहां 1 रखोगे, तब भी 10 1 10 आएगा। मैंने स्टार्ट में भी यही कहा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो ये जो फोर्स है दोनों एक दूसरे पे एक बराबर लगाते हैं। ए बी पे जितनी फोर्स लगाएगा, बी ए पे उतनी ही फोर्स लगाएगा, इसलिए कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। यानी कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है और एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रही होती है। तो एफ बी ए और एफ ए बी आपस में बराबर होगी और कितनी आ रही है? 6.673 पावर -9 न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करना अपने पास कि न्यूटन के जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली फोर्सेस है, जैसे मैं और व्हाइट बोर्ड जितनी ताकत से मुझे अपने पास बुला रहा है, मेरी बॉडी भी व्हाइट बोर्ड को उतनी ताकत से अपने पास बुला रही है। समझ आ गई? तो सर ये फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं होती? अगर ये सवाल जहन में आ रहा है तो भैया न्यूटन के थर्ड लॉ पे पूरा एक लेक्चर किया हुआ है जिसमें मैंने इस सवाल का आंसर किया था। क्योंकि ये फोर्सेस सेम बॉडी पे नहीं लग रही। फोर्सेस कैंसिल कब होती हैं? जब एक ही बॉडी पे दो अपोजिट फोर्सेस लगे। ये सेम बॉडी पे थोड़ी लग रही हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पे लगा रहा हूं, व्हाइट बोर्ड मुझ पे लगा रहा है, कैंसिल कैसे होंगी? अगर मैं किसी को मुक्का मारूं, कोई मुझे मुक्का मारे, तो इफेक्ट कैंसिल थोड़ी होगा, दोनों को अपनी अपनी जगह दर्द होगा। पॉइंट समझ आ गया? मजीद देखने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ आप देख सकते हो, यूट्यूब पे जाकर टाइप करना न्यूटन थर्ड लॉ बाय बिलाल जिया, मिल जाएगा। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये समझ में आ गया। अच्छा, मजीद इसके अंदर हम क्या बातें डिस्कस कर सकते हैं? जो हमारे पास कैपिटल जी था ना, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 6.673 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू सबसे पहले जिस फिजिसिस्ट ने डिस्कवर की थी, ये थी लॉर्ड कैवेंडिश ने। बाद में तो और भी लोगों ने कर लिया, लेकिन सबसे पहले कैवेंडिश ने कैवेंडिश अपरेटस की मदद से कैपिटल जी का वैल्यू निकाल के दिया था कुछ 1798 के अंदर। 1-2 साल आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। 1798 के अंदर इसने इसकी वैल्यू निकाली थी कैवेंडिश अपरेटस की मदद से, ठीक है। जहन में रहेगी ये बात भी। और साथ ही साथ मैंने बताया ना, ये जो फोर्स है ये इस तरीके से आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस बेस पे हम कहते हैं जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, वो डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होल्ड करता है, इसीलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कह रहे हैं? एफ पे पावर क्या है? 1, आर पे पावर क्या है? 2। स्क्वायर रिलेशन है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। एफ ऊपर है, आर नीचे है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, दो ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएंगे फोर्स उतना कम होता जाएगा। तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं, मजीद क्वेश्चंस करते हैं। देखो मेरे बच्चे, आपके सामने 2 सवाल मेंशन हैं। एक सवाल केपीके के अंदर एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी 2008, एक सवाल बोलान मेडिकल कॉलेज 2012 का है। आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है। चारों ऑप्शंस मार्क किए हुए हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करूंगा आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। कहता है 2 heavy particles of masses 40 किलोग्राम and 60 किलोग्राम attracts each other with a force of 4 into 10 to the power -5 न्यूटन। If G is 6 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, then what is the distance in between them? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, मासेस दिए हुए हैं और फोर्स भी दे दिए। तो भाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, F = G m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहन में रखिएगा, जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपके पास G का वैल्यू जो है वो अगर तो खुद से ना दे तो वही लेनी है जो है, और उसको आप राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। नहीं तो जो वैल्यू वो देगा वो आप यूज करोगे। F का वैल्यू क्या रखा हुआ है यहाँ पे? F दिया हुआ है 4 into 10 to the power -5, कह रहा है G का ये वैल्यू यूज करो। 6 into 10 की पावर -11, मास क्या दिया हुआ है?
40 और 1 का मास है 60। 40 को मैंने लिखा 4 इंटू 10, 60 को मैंने लिखा 6 इंटू 10। निकालना क्या है मुझे? आर स्क्वायर, आर निकालना है बेसिकली। एक 4 से एक 4 मर गया, सही है। इस आर स्क्वायर को वहां ले जाऊंगा। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस 6 एंड दिस 6 6 हो गया 36, 10 पावर -11 और ये हो गया 10 पावर 2, तो -11 प्लस 2 ये हो गया 10 पावर 9। 11 में से 9 गया, 2 गया तो 9 बच गया। अपॉन में आ गया 10 टू द पावर -5, ठीक है। मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो गया। इस भाई को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 36 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +5 आ गया। ये नीचे से ऊपर गया जैसे अभी सिखाया था। -9 + 5, तो भैया 9 में से 5 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब मुझे आर का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करूंगा? इसको रूट ले लूंगा। रूट लूंगा 36 रूट से बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। 10 की पावर -4 रूट से बाहर आएगी तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। सारे आंसर दिए हुए सेंटीमीटर में और ये आंसर आ रहा है किस में? मीटर में। क्यों भाई? अरे भैया सारी वैल्यूज एसआई में थी, सारी वैल्यूज एसआई में थी तो जाहिर है जो डिस्टेंस आया वो भी किस में आया होगा? एसआई में। मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100, तो भाई 100 का मतलब होता है 10 पावर 2, मल्टीप्लाई किया ये और ये मर गया, 2 - 2 0, 10 पावर 0 इज 1, तो क्या आंसर आ रहा है? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन माजी में आया हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे चलने से पहले मैं आपको यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है बस आपने सीखा वही है, उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखो मेरा बेटा, आपने जैसे अभी देखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। सिमिलरली आपने देखा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। अब ना यहां से ना आप जरा कॉन्सेप्ट सीखना कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, फिर हम यहां चलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल नस में आया हुआ है, वो इसके बाद बताता हूं। मैं जो हमेशा कहता हूं ना, आपने शॉर्टकट्स का कोई रट्टा नहीं मारना, तो वो मैं आपको देखो यहां बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास M1 एक का मास M2, एक का मास M1 एक का मास M2, इन दोनों के दरमियान में फोर्स क्या है? F है, ठीक है। एग्जाम और डिस्टेंस कह दिया R है। एग्जामिनर कहता है अब आपने क्या करा? मासेस को 4 गुना बढ़ा दिया, यानी कि जो M1 था उसकी जगह पे 4M1 हो गया। जाहिर है जब मासेस को 4 गुना बढ़ाया तो M1 बिकम्स 4M1 एंड M2 बिकम्स 4M2। कहता है भाई अब की बार आपने बतानी है नई वाली फोर्स क्या होगी, ठीक है। इसको भी कह देते हैं, जो पुरानी फोर्स थी ना वो लेट्स से थी 2F। मिसाल दे रहा हूं आपको, कहता है आपने बतानी है कि नई वाली फोर्स क्या है। अक्सर क्वेश्चन आएंगे, ये स्टेटमेंट में लिखा होता है कि भाई 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस M1 एंड M2, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज 2F इफ बोथ द मासेस आर इंक्रीज 4-fold, यानी कि आपने दोनों मासेस को 4-4 गुना बढ़ा दिया। तो बोलता है भाई नई फोर्स बताओ। आगे उसने आपको ऑप्शन दे दिए 4। अब कैसे करेंगे बच्चे? इसके लिए सिंपल तरीका है, जो आप एज ए शॉर्टकट याद करते हो वो शॉर्टकट बनाना सीख लो। आपको देखो ये बात पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। F की जो टोटल इक्वेशन अभी आपने पढ़ी है F इक्वल G_M1 M2 बटे R स्क्वायर। भाई साहब इसमें कुल मिला के आपके पास आ रही हैं 3 चीजें। एक आ रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक ये आ रहा है, एक M1 M2 आ रहा है, एक R आ रहा है। देखो ये तो चेंज होता नहीं है, इसलिए इसको साइड पे कर दो। ले दे के फोर्स बच गई 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट, एक प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे और एक डिस्टेंस पे। एग्जामिनर ने कहीं नहीं कहा इस सवाल के अंदर कि उसने, ये सवाल मैंने खुद से बनाया अभी, ठीक है। आपने सर बताया नहीं ये कौन से ईयर में आया हुआ है, मिसाल दी है, ये किसी ईयर में नहीं आया हुआ, इससे मिलते जुलते आए हुए। तो अब मैं इस एग्जामिनर ने कहीं नहीं कहा कि आपके पास डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दिस डिस्टेंस इज नॉट चेंज या अनचेंज, जहां पहले थे मासेस वही अभी भी हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अब ये समझना। F का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है M1 M2 के साथ, तो आप बोलोगे F1 डिवाइडेड बाय F2 विल बी इक्वल टू, पहले वाले मासेस को आपने कहा M1 M2, नए वाले मासेस को कहा M1 प्राइम M2 प्राइम। ले दे के आपका ये शॉर्टकट तैयार हो गया। अब ऐसे पता नहीं कितने रट्टे मारे हुए होंगे आपने। पॉइंट समझ आ रहा है? रट्टे क्यों नहीं मारने हैं? क्योंकि भाई साहब ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब डिस्टेंस चेंज ना हो, समझना, डिस्टेंस चेंज ना हो, वरना नहीं लगेगा ये। पॉइंट समझ में आ रहा है? वरना ये फेल हो जाएगा। मैं आपको यहां करके दिखा दूंगा अभी ये वाले सवाल के अंदर। सिमिलरली अगर आपसे इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको कहता है यार मिसाल के तौर पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2, इनके दरमियान में डिस्टेंस है R
और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है 3F कोई भी फोर्स हो सकती है। कहते हैं सेम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने बढ़ा के कर दिया 3R। बोलते हैं अब नई फोर्स बताइए। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं ना आपने, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा के 3R कर दिया या डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो आप बताओ फोर्स क्या होगी। अब इस वाले केस में आप क्या करोगे, आपको यह बात पता है कि यहां वो मास को चेंज नहीं कर रहा, यहां वो क्या कहता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सही हो गया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब कैसे बनाएंगे भाई इससे फॉर्मूला, F और R स्क्वायर की रिलेशन इनवर्स है, तो आप बोलोगे F1 डिवाइडेड बाय F2 विल बी इक्वल टू F1 के लिए R1 का स्क्वायर आएगा नीचे, F2 के लिए R2 का स्क्वायर आ गया ऊपर। बन गया फॉर्मूला। क्या बनेगा भाई, F1 डिवाइडेड बाय F2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। याद नहीं करना, तरीका सीखना है निकालने का। ये कब काम करेगा, जब दो मासेस के दरमियान का डिस्टेंस वेरी हो रहा है तो फोर्स बता देगा आपको, लेकिन मास चेंज ना हो रही हो। ये कब काम कर रहा है, जब मास चेंज हो रहे हैं लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अब यूज कैसे करना है देखो, F1, अच्छा ये अगर अभी भी नहीं समझ में आया मैं फिर रिपीट करता हूं, ये मैंने कैसे आया भाई, इसको आप 2 दफा अप्लाई कर दो। मैंने कहा F इक्वल्स, भाई जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा कोई कांस्टेंट आएगा, मान लो F इक्वल कांस्टेंट और ब्रैकेट में आ गया M1 इंटू M2। देखो मेरा बेटा जब पहली कहानी थी यानी कि जब मासेस M1 M2 थे ये इक्वेशन बन गई और इसको मैंने इसकी फोर्स को कह दिया F1। अब अगली बार आपने क्या करा, मासेस चेंज कर दिए तो भाई फोर्स भी तो चेंज हो जाएगी क्योंकि फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड कर रही है। इस इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा। अब की बार वाले मासेस को मैंने कह दिया M1 प्राइम M2 प्राइम, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट से कांस्टेंट मर गया, F1 अपॉन F2 इक्वल M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्राइम M2 प्राइम। समझ आ गई बात की, चलो गुड है। अब वैल्यू पुट कर दें। पुरानी वाली फोर्स आपके पास क्या थी बच्चे 2F, नई वाली फोर्स आपने मालूम करनी है। पुराने मासेस M1 इंटू M2, नए वाले मासेस 4M1 4M2, तो भाई 4M1 4M2, M2 से M2 मर गया, M1 से M1 मर गया। सही हो गया। F से F प्राइम नहीं मार देना भाई, F प्राइम को वहां ले जाओ, 4 4 16 को यहां ले आओ, तो भाई साहब F प्राइम विल बी इक्वल टू F प्राइम वहां चला गया, 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 2F, यानी कि क्या बन गया आपके पास 32F। नई फोर्स क्या होगी 32F। पहले के मुकाबले में फोर्स बढ़ गई, पहले फोर्स 2F थी अब 32F हो गई। कितने गुना बढ़ी, 16 गुना बढ़ी। ये कितने गुना कैसे निकालते हैं, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो भैया फाइनल ये है, इनिशियल ये है, डिवाइड कर दोगे पता चल जाएगा कितने गुना बढ़ गई। पॉइंट समझ में आ गया, सेट। अब आगे देखो इसमें कह रहा था ये दो मासेस हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस R है, फोर्स ये है। आपने बताना है जब डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगी भाई। पहले वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद अटेम्प्ट कर लो। सही, चलो कर लिया। F1 अपॉन F2 इक्वल R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। F2 नई जो F1 है, पुरानी फोर्स कितनी दी है 3F, नई फोर्स मुझे निकालनी है। अच्छा F1 के लिए R1 आएगा नीचे, R1 कितना होगा R। F2 के लिए R2 आएगा ऊपर, R2 कितना होगा 3R, आ गया स्क्वायर। एक R से एक R मर गया, सही है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चे 9। F प्राइम को वहां ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, तो जनाब 3F डिवाइडेड बाय 9 विल बी इक्वल टू F प्राइम। 3 1 जा 3 3 जा, F प्राइम कितना आ रहा है, F प्राइम आ रहा है F बटे 3। ये आ रही है आपके पास नई फोर्स, नई फोर्स आ रही है F डिवाइडेड बाय 3। पुरानी फोर्स कितनी थी 3F। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितने गुना फोर्स चेंज हुई तो ये मत बोलना कि 3 गुना कम हुई, नहीं बच्चे नहीं, 3 गुना नहीं हुई। कैसे निकालते हैं, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो भैया फाइनल क्या आ रहा है F बाय 3, फाइनल क्या आ रहा है, फाइनल आ रहा है F बाय 3। इनिशियल फोर्स क्या थी 3F, F से F मर गया, ये 3 से 3 नहीं मरा, ये 3 भी डिनोमिनेटर में, ये भी इधर आ गया, तो क्या आ रहा है 1/9। कितने गुना कम हुई 9 गुना कम हुई। और ऐसा ही होना चाहिए था, क्यों देखो F का रिलेशन R स्क्वायर के साथ इनवर्स है, R जितना बढ़ेगा F उसका स्क्वायर टाइम्स कम होगा। सर ये आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं बच्चे, ये चीजें हम पहले कई दफा कर चुके हैं जो अभी हम कर रहे हैं, वरना बेसिक मैथ्स के लेक्चर में ये सब बातें बताई हुई हैं। F R के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, R जितना बढ़ेगा F उसके स्क्वायर टाइम्स कम होगा। R कितना बढ़ा 3 गुना, कैसे पता चला, इनिशियल डिस्टेंस R, फाइनल डिस्टेंस 3R, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल से मिलता है कितने गुना का आंसर 3R डिवाइडेड बाय R। R से R मर गया, 3 बचा, तो डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा। तो जब डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा तो 4 3 का स्क्वायर कम होगा, यानी कि 9 गुना कम होगा।
पॉइंट समझ में आया? मुझे मेंशन कर देना, बहुत तेज तो नहीं बता दी है सारी बातें, ये सोच के बताइए कि आपको ये सब चीजें पता हैं। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप नोट्स में ले लो, आगे बोर्ड लेवल पे, ई कैट एमटी कैट लेवल पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप सुकून से कर लो। चलो अब वीडियो को पॉज करके एक बार फिर अटेम्प्ट कर लेना। अब मेरे बच्चे आपके सामने पहले तो मैं ये जो बोलान मेडिकल कॉलेज का क्वेश्चन है बीएमसी का, बलूचिस्तान का, इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? उम्मीद है आपने अब तक आंसर निकाल लिया होगा। देखो बच्चे क्या कहता है, फिर एक सवाल मैंने और आर्मी मेडिकल कॉलेज का लिखा है, इसको भी करेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट बढ़ाते जाएंगे। कहते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज इंक्रीज टू 4 times, then by how many times the mass of one of the bodies is to be changed to maintain the same gravitational force। अब बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो आया हुआ है, तो होता क्या है कि अगर आपने रट्टे मारे हुए हो, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ग्रेविटेशन के टॉपिक में रट्टे मारे हुए होते हैं शॉर्टकट्स के। भाई देखो रट्टे नहीं मारने होते। रट्टे क्यों नहीं मारने बच्चे? क्योंकि देखो जो आपने F1 डिवाइडेड बाय F2 इक्वल R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, इसका रट्टा मारा है, तो आपको बैकग्राउंड में ये बात जहन में रखनी है कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब मास ना छेड़े अगला। मास वाला अगर फॉर्मूला याद किया है तो वो तब अप्लाई होगा जब डिस्टेंस चेंज ना हो। इस सवाल में देखो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एग्जामिनर ने दोनों चीजें चेंज कर दी हैं। कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज इंक्रीज टू 4 times, यानी कि समझना, अगर पहले मेरा बेटा डिस्टेंस r था तो अब डिस्टेंस बढ़ करके कितना हो गया? 4r हो गया। समझ आती है बात की? Then by how many times the mass of one of the bodies is to be changed to maintain the same gravitational force। मेरा बेटा मान लो आपके पास पहले जो मासेस थे वो थे m1 m2, अब आपने इन दोनों में से किसी एक का मास बढ़ाना है। मान लो मैंने m1 के मास को एज इट इज रहने दिया, m1 के मास को नहीं छेड़ा मैंने, और m2 के मास को मैंने y टाइम बढ़ा दिया। और इससे होना क्या चाहिए कि आपके पास बाद में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आए वो कैसी आए? सेम आए। देख रहे हो, एग्जामिनर ने दोनों चीजें चेंज करने को बोला है। यहां पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है सेम क्वेश्चन में, मास भी चेंज हो रहा है सेम क्वेश्चन में। अब वो दोनों फॉर्मूले यहां नहीं लग सकते जो आपने याद किए हुए। पॉइंट समझ में आ गया? सही है। अब देखना अब इसका फॉर्मूला सर कैसे बनाएंगे? फिर अभी बनाते हैं। भैया देखो आपको पता है F इक्वल GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ऐसे ही है। अगर मैं F1 के लिए यानी कि पहली फोर्स के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो ये ऐसे बन जाएगी। अगर मैं दूसरी फोर्स के लिए इक्वेशन लिखूंगा, दूसरी फोर्स से क्या मुराद है? जब मैं डिस्टेंस बढ़ा चुका हूं और इनमें से एक मास चेंज कर चुका हूं, तो भाई साहब क्या बनेगा? F2 विल बी इक्वल टू GM1 M2 प्राइम डिवाइडेड बाय R प्राइम का स्क्वायर। एक मास चेंज करना है और डिस्टेंस बढ़ाना है, M1 तो चेंज नहीं करना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरा बेटा क्या बनेगा? F1 डिवाइडेड बाय F2 विल बी इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो M1 M2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर बन जाएगी ये चीज। डिवाइड होगा M1 M2 डिवाइड बाय R प्राइम का स्क्वायर, पलट देंगे तो ये बनता है R प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2 प्राइम। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे भैया डिवाइड करा तो G से G मर गया, और इसके नीचे जो M1 M2 प्राइम अपॉन R प्राइम का स्क्वायर था वो पलट कैसे आ गया? अब इस वाली चीज को यहां लिख लो, इस वाली चीज को वहां लिख लो, भाई सिंपल हो जाएगा मजीद। M1 M2 प्राइम और ये जो R का स्क्वायर था R1 का स्क्वायर वो यहां चला गया उठ के, सेट हो गया। भाई साहब समझ आती है बात की? अरे भैया डिवाइड किया और कोई नया काम नहीं किया, सेट है। अब बच्चे इसी के अंदर हमने क्या करना है? वैल्यूज पुट कर लेंगे बस, ठीक है। F1 से क्या मुराद है? पुरानी फोर्स। F2 से क्या मुराद है? नई फोर्स। इसने कहा दोनों फोर्सेस कैसी होंगी? सेम होंगी। तो भाई साहब दोनों फोर्सेस जब सेम है तो 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। M1 इंटू M2, तो भाई M1 से M1 मर गया, और M2 पुराना वाला मास है, और M2 प्राइम जो आपका नया वाला मास है। नया वाला मास पहले के मुकाबले में कितने गुना बढ़ाया जाएगा? R प्राइम नया डिस्टेंस है तो भाई 4R अपॉन में R पुराना डिस्टेंस हो गया, स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया। R से R मर गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 हो गया। M2 से M2 मर गया, इस Y को वहां फेंक देंगे तो Y विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। यानी कि मेरा बेटा अगर आप सेकंड मास को 16 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स सेम रहेगी। देखो करा क्या है आपने, समझना मेरा बेटा, फोर्स मासेस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे इनवर्सली कर रही है। आपने क्या किया? आपने डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ाया। डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ाने से फोर्स 16 गुना क्या हो गई? कम हो गई। 4 का स्क्वायर टाइम्स कम हो गई। और आपने M2 को भी 16 गुना क्या करा? बढ़ा दिया, तो 16 गुना मजीद फोर्स क्या हो गई? बढ़ गई। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? इसके
बढ़ाने से फोर्स कम हुई, तो इसके बढ़ाने से फोर्स बढ़ी, नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो, और फोर्स आपके पास जितनी पहले थी उतनी अब भी नजर आ रही है। ठीक है मेरा बेटा। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी मेडिकल कॉलेज 2013 में। देखो, फिर वीडियो को पॉज करो और एक बार सवाल को खुद से अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट एक बार लाजमी अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता चले कि भाई आपने क्या गलती करी है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि गलत कर लोगे तो पेपर में वो गलती रिपीट होने के चांसेस आपके जीरो हो जाएंगे। कहता क्या है, two bodies A and B having masses capital M and 4m respectively are kept at a distance 2.73 meters apart. Another small particle of mass M is to be placed so that F net equals 0. What will be the distance from A? वीडियो को पॉज करो, सवाल को अटेम्प्ट करो। देखो मेरे बच्चे, अब मैं अगर आपको सवाल की लॉजिक समझाऊं ना, सवाल में है क्या। मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं इस तरह से, ये ऐसे आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है, लेट से एक बॉडी ए है, एक बॉडी मेरा बेटा यहाँ पे बी है। ए वाली का जो मास है आपको m दिया हुआ है, बी वाली का मास आपको दिया हुआ है 4m। सवाल की लॉजिक समझा रहा हूँ, सवाल में है क्या, चाहो तो फिर अटेम्प्ट कर लेना उसके बाद एक बार। ठीक है, ये दोनों जो है ना इस तरीके से, इस रेड लाइन से समझ लो, मैंने शो किया हुआ इन दोनों के जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, वो ये रेड वाली लाइन है। कहता है आपने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी आपको दे दिया। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.73 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे कहता है अनदर स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m इज टू बी प्लेस्ड। आपने पार्टिकल को प्लेस करना है कहीं पर भी। मान लो मैंने यहां पे प्लेस कर लिया, मिसाल के तौर पे इस जगह पे प्लेस कर लिया। ठीक है, a से y डिस्टेंस के फासले पे मैंने प्लेस कर दिया, सच दैट f नेट इक्वल 0। f नेट इक्वल 0 सारा गेम है यहां पे। देखो मेरा बेटा, जब मैंने पार्टिकल को, ये जिसका मास स्मॉल m था, यहां प्लेस किया, f नेट के 0 होने की क्या कहानी है। ये जो a है, जो मास m है, कैपिटल M, वो इस स्मॉल m को अपनी तरफ बुला रहा होगा, घसीट रहा होगा। फोर्स अप्लाइड बाय a ऑन दिस ऐसे होगा, यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूंगा इस पार्टिकल को, मैं c का नाम देता हूं, तो भैया जो a c पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में होगी, और जो बी सी पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी, F बाय बी सी, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी। अरे भैया, बीच में पार्टिकल है स्मॉल मास m वाला, A उसे अपनी तरफ घसीट रहा, B उसे अपनी तरफ घसीट रहा। तो आपने ऐसी जगह पे इसको रखना है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। जितनी ताकत से B खींच रहा उतनी ताकत से A खींचे, जिस ताकत से B खींच रहा उस ताकत से A खींचेगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। ये ना वहां जाएगा ना यहां जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो मैंने मान लिया, समझिएगा, मैंने मान लिया कि मैं इसे a से y डिस्टेंस पे रखूंगा तो f नेट 0 हो जाएगा। और f नेट के 0 होने से क्या मुराद है, f नेट के 0 होने से क्या मुराद है, a जितनी ताकत c पे लगा रहा है, b उतनी ताकत किस पे लगाएगा, c पे। सर क्या b a पे फोर्स नहीं लगाएगा, लगाएगा, हमारे मतलब की नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, क्योंकि सवाल में क्या कहा हुआ है, अनदर स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m इज टू बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स इज 0। आपको सिर्फ यह बताना है कि इस पार्टिकल को कहां रखा जाए कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, बस, और कुछ नहीं बताना। b यकीनन a पे फोर्स लगाएगा और a यकीनन b पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, अगर यह सवाल जहन में आ रहा है, सर c a पे नहीं लगाएगा, लगाएगा, c b पे भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन आपका उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपने पार्टिकल को सिर्फ पोजीशन बतानी है कि कहां रखा जाए कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो मैंने बता दिया, मान लो यहां रखा, यहां पे जितनी ताकत C पे A लगा रहा उतनी ताकत C पर B लगा रहा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर वैल्यूज प्लेस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो G A का मास कैपिटल M, C का मास स्मॉल m अपॉन में A से लेके C का फासला y, A से लेके C का फासला y, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, सेट है। अच्छा, B और C के दरमियान फोर्स निकालनी है, जाहिर है ये इसके बराबर होगी तभी तो कैंसिल होगी, तो G B का मास 4m और अच्छा, और C का मास क्या है भाईजान, स्मॉल m अपॉन में। अब ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये डिस्टेंस, तो भाई साहब ये डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस A और B के दरमियान का कितना दिया हुआ है, 2.73 मीटर, A एंड B आर प्लेस्ड 2.73 मीटर्स अपार्ट, तो ये कैसे आएगा, अगर मैं 2.73 में से y निकाल दूं तो ये आ जाएगा 2.73 माइनस y। अरे भैया ये 2.73 टोटल था, इसमें से y निकाल दिया तो क्या बचेगा, 2.73 माइनस y, ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो बन गया भाई
2.73 माइनस वाई, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे सवाल कूलम लॉ में भी पढ़ेंगे। कैपिटल एम से कैपिटल एम, जी से जी, स्मॉल एम से स्मॉल एम, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसको इधर लिखते हैं 2.73 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा 4। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट 4 क्या होता है 2 हो जाता है। ये हो जाएगा 2.73 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय वाई। इस वाई को उठा के वहां फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y विल बी इक्वल टू 2.73 माइनस वाई। सही है भैया, क्लियर है। ये y इधर आ गया तो 2y प्लस वाई क्या हो गया 3y विल बी इक्वल टू 2.73। सेट है। y को वहां बेच के डिवाइड कर देंगे तो जनाब ये वाला 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता तो 0 पॉइंट लग गया, 2 यहां आ गया। 3 9 27 और 3 1 3, तो क्या आ रहा है 0.91 मीटर। और y क्या था, y हमारा a से इस पार्टिकल तक का फासला था। तो पूछा हुआ क्या था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम a, तो मैंने a से ही डिस्टेंस लिया था। कितने फासले पे आ रहा है 0.91 मीटर के फासले के ऊपर वो पॉइंट आ रहा है जहां पे अगर आप इसको रखोगे तो नेट फोर्स 0 होगी। आप चेक भी कर सकते हो, बल्कि वीडियो पॉज करके चेक करना लाजमी। मान लो आपने इसको यहां रखा, वैल्यूज अज्यूम कर लो भले। मान लो कैपिटल M का वैल्यू है 1 किलोग्राम, तो भाई A का मास कितना हो गया 1 किलोग्राम, B का मास कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम, स्मॉल m का मास मान लो आपके पास है 0.5 किलोग्राम। वीडियो को पॉज करना और कैलकुलेटर से इस पॉइंट पे वैल्यूज निकालना। देखो कैसे निकालोगे, फोर्स बिटवीन A एंड C निकालोगे। स्मॉल m का मास ये रखना, कैपिटल M ये रखना, बी तो यहां चाहिए ही नहीं, खैर ठीक है। फोर्स बिटवीन ए एंड सी निकालना, वाई कितना निकाला है 0.91, एक फोर्स निकालना। फिर बी से यहां तक की फोर्स निकालना। डिस्टेंस कौन सा लोगे, ये वाला 2.73 माइनस 0.91। 2.73 में से 0.91 को माइनस करना, जो भी डिस्टेंस आ रहा है वो यहां पे रख देना उठा के। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो उससे निकालना। आप देखोगे फोर्स कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ए से इधर खींच रहा, बी उसे उधर खींच रहा, तो नेट फोर्स विल बी 0। मुझे बताना कि भैया सर कमेंट करके कि हमारा आंसर आया था और कॉन्सेप्ट का फील आया था। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और देख। अब बच्चे हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। सर वेक्टर फॉर्म से क्या मुराद है अभी बता देते हैं। आपने अभी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है वो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, वो कहता है दुनिया में जो भी दो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। तो फोर्स इटसेल्फ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर के बाद दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देख लेते हैं भैया, आ जाओ। अच्छा आपके पास ये मान लो भैया हमारे पास कोई एक प्लेन है, सिंपल सा एक्स वाई प्लेन मान लो। यहां पे मेरा बेटा हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, अच्छे से सुनना। एक पॉइंट ए, ये मान लो मेरा बेटा ए पॉइंट, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर ए। ये कोई पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर बी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का लोकेशन या एड्रेस बताए। अगर मैं कहता हूं आर ए बी, आर ए बी से क्या मुराद है, आर ए बी से मुराद है पोजीशन वेक्टर, गौर से सुनना, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। आर ए बी से क्या मुराद है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। यानी कि अगर मैं डिजाइन करूंगा तो ये बनेगा, ये है आर ए बी फ्रॉम ए टू बी। कैसे निकालेंगे भाई, सिखा चुका हूं वेक्टर्स में, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि जो बी का पोजीशन वेक्टर है माइनस कर देंगे किससे, ए से, वरना हेड टू टेल रूल देख लो भाई, इसके हेड पे इसकी टेल, यानी कि ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट। तो आर बी विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर ए बी, आर ए बी विल बी इक्वल टू आर बी माइनस का आर ए, अगर हेड टू टेल रूल पड़ा हुआ है तो, ठीक है। वरना सिंपल देख लो भाई, ये फाइनल है क्योंकि ए से बी पे जा रहे हैं ना भाई लोग, ठीक है, ऐसे हो गया, समझ आ गया। ए से बी पे जा रहे हैं तो आर बी माइनस आर ए, क्योंकि बी क्या है आपके पास, ये फाइनल है जहां जा रहे हैं, और ये क्या है भाई लोग, ये हमारे पास इनिशियल है। सही है। अच्छा अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, सर क्या मतलब, फिर देख लो भाई, देखो समझो समझो समझो। 1 मिनट साइलेंस फॉर वो सारे लोग जिन्हें लगता था कि वेक्टर्स के बगैर हम मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं।
कई दफा कहा है वेक्टर्स बैकबोन है मैकेनिक्स की, वेक्टर्स के बगैर दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आर ए से मुराद ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आर बी। अच्छा, अगर मैं कहूं आर बी ए से क्या मुराद है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम बी टू ए, कहां से कहां जा रहे हैं? बी से ए जा रहे हैं, और बी से ए जाएंगे तो अगर मैं डिजाइन करके दिखाऊंगा तो बी से ए जाने का मतलब ये रहा, दिस इज आर बी ए। बी से कहां गए? ए की तरफ गए। सेट हो गया। अच्छा, फ्रॉम बी टू ए तो कैसे आएगा भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन सा है? ए, क्योंकि ए पे जा रहे हैं अब आप, माइनस इनिशियल कौन सा है? बी। सही है। तो भाई साहब ए, ये आपका क्या हो गया आपकी बार? फाइनल। ये क्या हो गया भाई साहब? आपका इनिशियल। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखेंगे। सही है मेरा बेटा। अच्छा, अब जो आप अपनी वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो, अब जरा समझना। अगर मेरा बेटा मैं यहां पे आपको बताता हूं, जो हमने न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था वो क्या था? F इक्वल G_m1_m2 बटे में आ गया हमारे पास क्या? आर स्क्वायर। ये तो भैया फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। अब साथ में क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन भी चाहिए। अच्छा, पहले अगर मैं लिखता हूं FAB से क्या मुराद है? फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। AB से क्या मुराद है? फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। सही है। अगर मैं FAB का डायरेक्शन लिखूंगा तो AB पे जो फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन में होगा जो ब्लैक मार्कर से आपको नजर आ रहा है। FAB फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। क्यों भाई? फिर सुन लो भाई, ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी को अपनी तरफ खींचेगा ना। ये ब्लैक वाला मार्कर FAB का डायरेक्शन शो कर रहा है, इससे इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये RAB है। RAB से क्या मतलब है? ए से बी की तरफ, फ्रॉम ए टू बी, ये लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है। FAB, तो भैया ये आ गया FAB, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। ठीक है भैया, ये आ गया हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड G_m1_m2 बटे में आ गया हमारे पास RAB का स्क्वायर। RAB से क्या मुराद है? इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। और आगे क्या आ गया? आगे आ गया मेरा बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर। ये जो ऊपर कैप लगा होता है, कैप लगा होने का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। कौन फोर्स लगा रहा है? ए फोर्स लगा रहा है। किस पर लग रही है? बी पे। तो यूनिट वेक्टर भी कहां से कहां का लेंगे? ए से बी का। अरे भैया फोर्स कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है। किस पर लग रही है? बी पर लग रही है। तो यूनिट वेक्टर भी तो ए से बी का ही देंगे। सिमिलरली, इन अ वेरी सिमिलर मैनर, सुनना गौर से, इन अ वेरी सिमिलर मैनर जब हम FBA की बात करेंगे, अभी फोर्स कौन लगा रहा है? बी। किस पर लग रही है? ए पर। सही है। तो क्या बनेगा? G_m1_m2 बटे आर स्क्वायर, और RBA का स्क्वायर होगा। RBA का मतलब B से लेके A तक का डिस्टेंस, और यूनिट वेक्टर भी कौन सा होगा? RBA। भैया पीछे दिख रहा है सब? RBA। एक्सीलेंट। RBA से क्या मुराद है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम B टू A। फ्रॉम बी टू ए। फोर्स कौन लगा रहा है? बी। किस पर? ए पर। और जो फोर्स बी ए पे लगा रहा होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। भाई ये डायरेक्शन समझ लेना, डायरेक्शन में पंगा मत करना। डायरेक्शन ऐसा क्यों होगा? भैया डायरेक्शन ऐसा इसलिए होगा, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है। अब जब आप किताब में देखते हो, वैसे तो अब आपकी किताब में ये लिखा हुआ ही नहीं है, किसी भी बोर्ड की किताब में नहीं लिखा हुआ। जो सिंध की पुरानी किताब थी ना, उसमें वेक्टर फॉर्म लिखी हुई थी, वो मैंने PDF में डाली हुई है, तो आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। यहां पे नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? समझना, ये नेगेटिव साइन शो करता है कि आपके पास ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव नेचर की है। एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि F एंड R आर एंटी पैरेलल। ये दोनों आपस में कैसे हैं? दे आर एंटी पैरेलल। पूरा लिखना आप, एंटी पैरेलल। देखो, A से B का पोजीशन वेक्टर यहां डायरेक्टेड, जो A B पे फोर्स लगा रहा उसका डायरेक्शन उल्टा। A से B का पोजीशन वेक्टर यहां क्यों है? क्योंकि A इनिशियल है, B की तरफ जा रहे हैं, B फाइनल है। और फोर्स उल्टी क्यों आ रही है? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, A B को अपने पास घसीट रहा है। यहां देख लो, B से A का पोजीशन वेक्टर ये रहा, B A को अपने पास बुला रहा है, वो ऐसे लगा रहा है, तो इसलिए आ रहा है नेगेटिव साइन। F एंड R आर एंटी पैरेलल। पॉइंट समझ में आ गया? दूसरी चीज नोट करो, FAB का ये डायरेक्शन, FBA का ये डायरेक्शन, दोनों फोर्सेज आपस में कैसी हैं? एंटी पैरेलल। एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ स्टार्ट में पढ़ाया था, म्यूचुअल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेज हैं, ए बी पे जो लगा रहा है, बी ए पे जो लगा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। सेट हो गया। ये न्यूटन का थर्ड लॉ था।
इसी को अब अगर मैं किसी भी एक तरह से दिखा दूं, इसको देख लो, दोनों एक ही बातें लिखी हुई, जैसे मर्जी समझ लो, ठीक है। एफ ए बी की अगर हम बात करें, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो भैया जी m1 m2 अपॉन में आ गया आर ए बी का स्क्वायर, और माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है भाई, कि आपके पास फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है दे आर एंटी पैरेलल, और ये आ गया आपके पास आर ए बी का यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में आ जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। माजी में 2 दफा क्वेश्चन आए, एक दफा उसने वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन पूछा, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक दफा एक और सवाल पूछा, वो भी यहां से आपको मिल जाएगा। इसको बच्चे अगर मैं ओपन करता हूं तो भैया एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस का जी m1 m2 बटे में आ गया आर ए बी का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूं भाई लोग देखना जरा, अगर इसे ओपन करता हूं, इसको सॉरी, इसको नहीं भाई, तुम कहां आ गए इसको, तो भाई ये क्या बनेगा, आर ए बी जो कि पोजीशन वेक्टर है, निकालना सिखा चुका हूं, आर बी माइनस आर ए, क्योंकि ए से बी की तरफ है, बी फाइनल ए इनिशियल, अपॉन में आर ए बी का मैग्नीट्यूड। भैया ये क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एफ ए बी माइनस का जी m1 m2 बटे में आ गया आर ए बी का क्यूब, और मल्टीप्लीकेशन में आ रहा आर ए बी। भाई साहब ये भी सही है बिल्कुल, ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एफ क्यूब पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई साहब, ये क्यूब में तो एक एक्स्ट्रा आर ए बी आया हुआ जो नीचे आएगा और ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है, जब यहां पे पोजीशन वेक्टर बना हुआ है। और भैया ये तीनों चीजों में आपको फर्क पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर यहां पे मैं फर्क बता देता हूं कि भाई साहब इन तीनों में क्या फर्क है। आर ए बी में, आर ए बी ऐसे वाले में, आर ए बी ऐसे वाले में, जरा फर्क समझ लेना। अगर नहीं पता ना मेरा बेटा, जरा यहां फर्क समझ लेना। ये मान लो मेरा बेटा ए पॉइंट है, अच्छे से सुनना, ये ए पॉइंट है, ये मान लो यहां से 5 मीटर पे ऐसे होता है ना, 1 2 3 4, ये 5 के ऊपर यहां बी पॉइंट है, 0 1 2 3 4, ये 5 पर है, ठीक है। मैं एक पोजीशन वेक्टर लिखता हूं यहां पे, ये मैंने कहा आर ए बी का वैल्यू है 5i कैप, ये है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का लोकेशन या एड्रेस बताता है। अगर कोई पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ना, लेट से आर एक्स, मिसाल दे रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बता रहा है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब x से y का लोकेशन बता रहा है। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ओरिजिन से y पॉइंट का बता रहा है, समझना। जैसे मैंने भी आर ए लिखा था, वो ओरिजिन से a का था, आर बी लिखा था, वो ओरिजिन से b का था, ठीक है। तो ये आ गया 5i कैप। ये 2 चीजों का आंसर कर रहा है, एक a से b तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, दूसरा कहां पर चलना पड़ेगा। 2 चीजें बता रहा है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, कितना कहां, कितना कहां, मिला के ये क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर। अब अगर इसकी बात करेंगे आर ए बी कैप, ये है सिर्फ आई कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन, ए से बी तक जाने के लिए किस सिम्प में चलना है, डायरेक्शन क्या होगा। जो आपके पास आर ए बी सिर्फ ये है, ना कैप है ना एरो है, ये बता रहा है 5। ये चीज आर ए बी, ये चीज आर ए बी का कैप। समझ गया भाई, ये सब वेक्टर में बहुत लंबी करके बताया मैंने, समझाया। तो ये हमारे पास था क्या चीज था, ये था लिखने का तरीका। इसको ओपन करेंगे, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर बी का क्यूब बन जाएगा, यहां आर बी ए के ऊपर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और आर बी ए का जो नीचे मैग्नीट्यूड था वो यहां के इसे क्यूब बना देगा। पॉइंट समझ आ गया। ये एज इट इज चीज माजी में एक बार पूछी गई है, तो वो नोट कर लेना, यहां क्यूब आता है तो यहां पोजीशन वेक्टर आता है, अगर यहां पे स्क्वायर आ रहा है तो यहां पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये हिस्सा मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये हिस्सा डायरेक्शन बता रहा है। पॉइंट समझ में आ गया। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं एंड देन वी आर डन। अब देखो मेरा बच्चा, जो अभी तक की हमने कहानी पढ़ी है ना, इन सब की एप्लीकेशन के हवाले से मैं 2 चीजें यहां पे करा रहा हूं। एक अर्थ का मास निकलवा रहा हूं, एक अर्थ की डेंसिटी निकलवा रहा हूं। सिमिलर पैटर्न पे जो सन का मास है वो पूछा भी गया एक बार बोर्ड लेवल पे, एंट्री टेस्ट में नहीं आया, बोर्ड लेवल पे पूछा हुआ है, वो आपका होमवर्क होगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। मान लेते कि भैया यहां पे ये हमारे पास गोल मटोल सा अर्थ है, हमें पता है ना अर्थ ऐसा गोल मटोल सा है, ऐसे एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में अंडे की तरह का है। मान लेते हैं ये है मेरा बेटा अर्थ का सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, और यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मैं हूं, ठीक है भैया, कोई एक ऑब्जेक्ट है और मेरा मास जो है ना वो मिसाल के तौर पे है कैपिटल M,
और जो अर्थ का मास है वो मैंने मान लिया me है। me इज मास ऑफ अर्थ। मेरे सेंटर से लेके जो अर्थ तक का फासला है, अर्थ के सेंटर तक का फासला है, उसे मैं RE कह सकता हूं। RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। देखो अगर मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूं तो अर्थ के सेंटर से लेके मेरे सेंटर तक का फासला RE प्लस कुछ 2 या 4 मीटर होगा। भाई सरफेस ऑफ अर्थ से यहां तक का क्या फासला होगा? 3 फीट। मेरी पूरी हाइट जो है वो 5 फीट 11 इंच है, तो यहां तक का क्या होगा? 3 फीट 4 फीट होगा ज्यादा से ज्यादा। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना मेरा बच्चे, समझना, जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये आपके पास है तकरीबन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, या और आसान कर लो 6400 किलोमीटर के बराबर है। तो उसमें आप ये 4 फीट ऐड कर भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया जाता है, एग्रीड। लेकिन अर्थ के सेंटर से मेरे सेंटर से सरफेस तक का फासला कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं RE कह सकता हूं। अब हम दोनों के दरमियान में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाली जाए तो भाई साहब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल्स G m1 m2 डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। ये RE अर्थ के सेंटर से मेरे सेंटर तक फासला है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मेरा बेटा क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। जो अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है और मैं अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूं वो वेट है। अब यहां पे एक और चीज सुन लेना, शायद आपको वो फौरन से हजम ना हो, लेकिन वो फैक्ट है। अर्थ अगर मेरे ऊपर 100 न्यूटन लगा रहा है तो मैं भी अर्थ पे 100 न्यूटन ही लगा रहा हूं। जहन में रखना। सर क्या मतलब? जो आपका वेट है ना वो कौन लगाता है? अर्थ लगाता है आपके ऊपर, आपको होल्ड करने के लिए। आप भी अर्थ पे उतनी ताकत लगा रहे हो। अब सवाल आता है, सर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक दें, मान लो अगर क्लास चल रही है, क्लास में से एक बच्चा उठा के बाहर फेंक दिया जाए, मिसाल दे रहा हूं यार, समझो, बच्चा बाहर फेंक दिया जाए, तो दोनों ताकत एक दूसरे के ऊपर एक जितनी लगा रहे हैं, तो अर्थ नीचे से ऊपर आ जाएगी या बंदा ऊपर से नीचे आएगा? बंदा ऊपर से नीचे आएगा। तो सर फोर्स कैसे सेम हुई? भैया फोर्स सेम है, इफेक्ट सेम नहीं है। कॉपी में लिखना अपने पास, फोर्स का एक जितना लगना और बात है, इफेक्ट का एक जितना होना और बात है। पॉइंट समझ आ रहा है? फोर्स का एक जितना लगना कुछ और है, इफेक्ट का एक जितना आना कुछ और है। मिसाल से समझो, एक ट्रक खड़ा हुआ है, एक साइकिल खड़ी हुई है, मैंने दोनों को 10 न्यूटन की ताकत से धक्का दिया, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। क्या ट्रक आगे जाएगा? नहीं, साइकिल आगे चली जाएगी। फोर्स एक जितनी लगाई, इफेक्ट अलग अलग आया। अगर जितनी स्पीड से साइकिल आगे गई है उतनी स्पीड से ट्रक को आगे लेके जाना है तो ट्रक पे फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसका इनर्शिया ज्यादा है, मास ज्यादा है। पॉइंट समझ में आ गया? तो फोर्स का एक जैसा लगना इज समथिंग एल्स, इफेक्ट का एक जैसा आना इज समथिंग एल्स। तो भैया अर्थ बंदे पे वही ताकत लगा रहा है जो बंदा अर्थ पे लगा रहा है, लेकिन बंदे का मास छोटा सा है, 80 किलो 100 किलो। अर्थ का मास 10 टू द पावर 24 किलोग्राम होता है, तो अर्थ ऊपर नहीं आएगी। पॉइंट समझ आ गया? तो वेट है, और वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? mg। तो भैया m से m मर गया, me का वैल्यू चाहिए आपको। अच्छा पहले जरा ये क्वेश्चन देख लो, g इक्वल्स gme डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। ये बच्चे हमारी गोल्डन इक्वेशन है। माजी में अगर ग्रेविटेशन के 10 सवाल आए हैं तो 6 सवाल इस इक्वेशन से आए हैं। यही हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक भी है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। है ये g जो है ना, ये बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सरफेस से ऊपर जाए तो क्या होगा, नीचे जाए तो क्या होगा, वो सब देखेंगे। me का वैल्यू चाहिए आपको, तो बन जाए g मल्टीप्लाई बाय RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। कैपिटल G हमें पता है 6.673 पावर -11, ये पता है आपको क्योंकि मैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर खड़ा था। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। वैल्यूज प्लेस करेंगे, आंसर हमारे पास आता है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। ये है अर्थ का मास। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसी तरह से आप अर्थ की डेंसिटी निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात चल रही है। डेंसिटी कैसे आएगी अर्थ की डेंसिटी? तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मास तो आपने निकाला हुआ है, वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम यहां से आ जाएगा 4/3 पाई RE का क्यूब। क्यों सर? भैया अर्थ को मैंने अभी तो बोला था गोल मटोल सा मान लो, तो जब गोल मटोल सा मानोगे तो अर्थ एक अदद क्या हो गया? स्फीयर हो गया। स्फीयर का वॉल्यूम यहां से आता है। RE आपको पता
4/3 पाई कांस्टेंट पुट करोगे VE आएगा, यहां पुट करेंगे ME ये रहा, यहां पुट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी हमारे पास 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अर्थ के हर मीटर क्यूब में ये मास एग्जिस्ट करता है। पॉइंट समझ में आ गया। अब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर दो सवाल आपको होमवर्क मिलेंगे, एक सन का मास निकालना है, एक वो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ना उसका एक और नस में आया हुआ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा सॉल्यूशन के साथ। तो आपने करना है, मुझे बताना है कि आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर आई और कॉन्सेप्ट का फील आया या नहीं आया। अगला लेक्चर हमारा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का होगा, जिसके अंदर हम समझेंगे और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे। ठीक है।